नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा में नारी कवच पहल की शुरुआत हो गई है। वैवाहिक हिंसा पीड़ित महिलाओं को इससे काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। शिकायत और सहायता के लिए त्वरित व्यवस्था इसके जरिए होगी। घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तो शिकायत और सहायता के लिए त्वरित व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम। नोएडा में नारी कवच पहल की शुरुआत कर दी गई है। तो वैवाहिक हिंसा पीड़ित महिलाओं को इससे बेहद मदद मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो एक्ट मामले में अग्रिम जमानत मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। तो शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को कथित घटना की जानकारी पहले से थी, फिर भी शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि जब जानकारी पहले से थी तो पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती स्तर पर शिकायतकर्ता की सक्रियता पर सवाल उठते हैं और शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वो उस समय मानसिक रूप से आहत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। तो कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से कोर्ट ने इंकार किया है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत, जिस तरीके से अग्रिम जमानत को बरकरार रखा गया है और हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है बड़ा राहत भरा फैसला कहा जाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद जी को उन्होंने पहले ही सब चीजों को पहले बता दिया था। एसआईटी बनी थी, एसआईटी की जब जांच हुई थी तो उस एसआईटी में सभी निकल के आया था कि जो दूसरा पक्ष है ने जो आरोप लगाए थे वो सही नहीं पाए गए और सारे जो डिजिटल उन्होंने साक्ष्य दिए थे वो भी सही नहीं माने। उन सब को लेके जब प्री पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई तो इससे पहले जो हेयरिंग हुई थी पहली, उनमें जब देखा गया था तो जो आज का टाइम दिया गया था तो कोर्ट ने साफ साफ नकार कर दिया कि जो जमानत इनको मिली है वो सही तथ्यों के आधार पे मिली है और इसको आगे परस्यू करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तो एक पक्ष तो ये हो गया, दूसरा पक्ष नुकसानदायक उन्हीं के लिए हो गया जो इसमें याचिका करता थे। जो याचिका करता है जो दूसरी पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर पुराना इतिहास जो क्रिमिनल इतिहास है वो सारा खुल गया। उनके ऊपर पहले गैंगस्टर्स, रंगदारी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। लगभग 2-3 दर्जन उनके ऊपर मुकदमे पहले से हैं जिनमें किसी में एफआईआर लगी हुई है, किसी में उनको राहत मिली थी या कोई बंद हो गया है। वो सारे के सारे मुकदमे को फिर सुप्रीम कोर्ट के नजर में लाके उन्होंने वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, वो वाली स्थिति इनके पास हो गई है। और बहरहाल इसमें जो महाराज जी हैं उनको राहत मिली है। अब आगे कोई ऐसा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है कि जो हाई कोर्ट से उनको जो राहत दी गई थी उसको दोबारा से चैलेंज कर पाए। बिल्कुल। और शिकायतकर्ता को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए वो भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि जब आपको इस पूरे मामले की जानकारी पहले से थी तो आपने इतना समय क्यों लिया? जब ये मामला शुरुआती दौर में था तब आपने क्यों नहीं शिकायत की और अब आप इस पूरे मामले को लेकर शिकायत लेकर सामने आए हैं? तो इन ग्राउंड्स पर तो किसी भी तरह से जमानत को रोकना कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। देखो, अविमुक्तेश्वरानंद ने भी यही बात कही थी जब निचली अदालत में, जब इलाहाबाद में कोर्ट में गया था मामला जो आपने कही जी, तो उन्होंने कहा अगर मेरे खिलाफ ये सब था तो अब तक इन्होंने अलवारी में सजा के क्यों रखा। बिल्कुल।
क्या ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे थे जो राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छा साबित हो बिल्कुल। दूसरे पक्ष के लिए। तो उनकी बहुत तगड़ी मजबूत जो दलीलें रही थी बहुत मजबूत रही, और कमोवेश मुझे लग रहा उसमें कोई ज्यादा एड ऑन नहीं किया गया। जो आज वकील का जो पैनल खड़ा हुआ है उस एक वकील को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो जब ये मामला आया हुआ था, जब मैंने चीजों को देखा, मैं उनसे बात करी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई नई दलील शामिल नहीं कर रहे हैं। जो पहली बातें हमने रखी थी वही हूबहू बातें आज हमने रख दी हैं, और कोर्ट ने मेरे ख्याल से 1 घंटे पूरा हेयरिंग में लिया, उठा के उन्होंने डिसीजन दे दिया कि नहीं, जो उनको जमानत दी गई है तो वो जमानत है, वो यथावत रहेगी और आगे यहाँ से परस्यू करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के मुखी खाई है दूसरे पक्ष ने। और देखो दूसरा पक्ष भी अगर आप सही से देखो वो राजनीतिक रूप से शिकार हुआ है। अब उन्होंने क्या था, उनको ये लग रहा था कि मैं इससे बहुत बड़ा मुझे हाइट मिल जाएगा, पब्लिसिटी मिल जाएगी, हो सकता है कि इसके जरिए मैं राजनीतिक तौर पे सरकार की नजरों में अच्छा हो जाऊंगा, सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी, योगी महाराज मेरे ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। वो सब हो नहीं पाया। वो कहते हैं कि साज को आज कहा। तो इसी युक्ति पे अभी मुक्तेश्वरानंद चले थे, और जिनको मुझे लगता आज राहत मिली है। और साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कई तरह के पहलू इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं कि जैसा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि उन्हें फंसाने की एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है, क्योंकि अगर ये मामला इस तरीके का था जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं तो पहले से ही इस मामले को उजागर करना चाहिए था। इतना समय क्यों लिया गया? और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इन तमाम ग्राउंड्स पर जब सुनवाई होती है कोर्ट में तो कोर्ट हर पहलू पर बात करता है, और हर पहलू पर बात करने के बाद अगर अग्रिम जमानत को यहाँ पर बरकरार रखा गया है तो यानी कहा जा सकता है कि जो पलड़ा है वो अभी मुक्तेश्वरानंद का भारी नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। देखिए मुझे लग रहा है इसमें डबल बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेके, जिसमें जस्टिस MM सुंदरेश थे और दूसरे थे N कोटेश्वर सिंह। इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से जो शिकायत करता है आशुतोष महाराज नाम है शायद उनका, तो आशुतोष महाराज को ये भी नहीं कहा कि इसको हम दोबारा से भी केस को सुनेंगे। उनको लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। केस की तासीर जो कह रही थी वो यही कह रही थी जो आपने कहा, वो राजनीतिक फायदा लेने की ज्यादा दिखी इसमें। क्योंकि एक जो क्राइम होता है, जो अपराध होता है शैली, वो उसकी जो म्याद होती है और तत्कालिक रूप से न्याय मिलने की, वो उसी समय ज्यादा वजनदार होती है। बिल्कुल। उसको आप रोके रहो, उसके ऊपर बात ना करो और उस चीज का इंतजार करो कि नहीं जब कोई ऐसा समय आएगा तब इसको हम लोग राजनीतिक रोटियों की तरह सेकेंगे। तो इस केस को इसी रूप में कोर्ट ने देखा, और जब उन्होंने कहा कि ये मामला इतना पुराना है और जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं उनकी उम्र भी समझ ले आप 20-25 साल पार कर गई होगी, और वो कुछ छोटे बटुक तो रहे नहीं। भाई आरोप तो बटुकों द्वारा ही लगाए गए था ना। बटुक को उम्र क्या होती है? 9, 10, 11, 12 साल। तो उनमें से कोई निकल के आया नहीं है। अब जो 2-3 लोग जो आए हैं और जिनको अभी मुक्तेश्वरानंद जानते भी नहीं है, उनके आश्रम के लोग भी उनको नहीं जानते हैं, तो कुल मिला के ये बहुत प्री प्लान्ड घटना थी अभी मुक्तेश्वरानंद को उनकी इमेज को डेंट करने की, उनकी ख्याति को कम करने की। क्योंकि उनके साथ में जिस तरीके से राजनीतिक हमले हो रहे हैं वो मुझे लगता छिपे नहीं है, देश से सबके सामने हैं। अब जिस तरीके से उनको माघ मेले में नहाने नहीं दिया गया, उनकी सुरक्षा हटा दी गई, उनके साथ में जुड़े हुए उनके शिष्यों को लटात पकड़ के किस तरीके से मारा गया पुलिस वालों ने, तो ये घटना देख के मुझे लगता है कि जो संत समाज की इज्जत सम्मान करता है उसका मन बड़ा आहत करा होगा। और ये बातें क्या आपको लगता है कि कोर्ट की जो बेंच बैठी हो क्या वो नहीं जानते होंगे? उन्होंने भी देखा होगा। तो आनंद फानंद में कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बड़ा तसल्ली पूर्वक निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें सुनी गई, उसके बाद ही जजों ने फैसला दिया।
बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी तो कहा जा सकता है कि अग्रिम जमानत बरकरार रहने वाली है और अभी मुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी मुक्तेश्वरानंद को ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हाई कोर्ट की तरफ से दी गई अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है और याचिकाकर्ता पर भी सवाल कोर्ट ने उठाए हैं। तो हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अभी मुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों में कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी इस फैसले के बाद देखने को मिल रही है। तो देश में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 10 जून को सुबह 11 बजे दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये बैठक राजधानी दिल्ली में होगी, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना है। बैठक में राज्यों में चल रही प्रमुख योजनाओं, कानून व्यवस्थाओं की स्थिति और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। एनडीए नेतृत्व की इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसमें संगठनात्मक मजबूती, जन कल्याण योजनाओं के प्रभाव और राज्यों में उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली में होने वाली ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ शामिल होंगे। इससे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक आने वाले महीनों में सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर राज्यसभा टिकट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस एमएलसी नागराज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर आगामी राज्यसभा चुनाव में अपने नाम पर विचार करने की मांग की है। नागराज ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने लंबे समय से पार्टी संगठन और जनता के बीच सक्रिय रूप से कार्य किया है, इसलिए उन्हें उच्च सदन में प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि राज्य में पार्टी को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक कार्यों में उनकी भूमिका रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्यसभा सीटों के लिए कई नेताओं की दावेदारी सामने आ रही है। ऐसे में अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा टिकट को लेकर नेताओं की सक्रियता चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संतुलन को दर्शाती है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहा है। फिलहाल पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन नागराज के पत्र ने कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक एनजीओ में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि छात्रा लंबे समय से उक्त एनजीओ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वो नियमित रूप से अपने अध्ययन और दैनिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच में आसपास के लोगों और एनजीओ स्टाफ से पूछताछ की है ताकि घटना से जुड़े कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा के कमरे से कुछ निजी सामान भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। साथ ही मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जाँच की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें मानसिक तनाव, व्यक्तिगत कारण या किसी बाहरी दबाव की संभावना को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में अवैध शराब के सेवन से बड़ा हादसा सामने आया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। पिंपरी चिंचवड़ के डीसीपी संदीप अटोले के अनुसार मामले की जांच तेजी से की जा रही है और प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मौतें जहरीली शराब के सेवन के कारण हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध शराब की सप्लाई कहां से हुई और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अवैध शराब के निर्माण और वितरण से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध शराब का सेवन न करें और ऐसी गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। ये प्रथम दर्शन ये पता चला है कि 7 लोगों की विषारी दारू के सेवन से मृत्यु हुई है और 3 लोगों पे विविध हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। अब तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को ताबे में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल जैसा आएगा वैसा वैसा तपास आगे जाएगा। ये प्रथम दर्शन ये पता चला है कि 7 लोगों की विषारी दारू के सेवन से मृत्यु हुई है और 3 लोगों पे विविध हॉस्पिटल में उपचार शुरू है। अब तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को ताबे में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल जैसा आएगा वैसा वैसा तपास आगे जाएगा। वहीं ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले के आरोपी और ट्विशा की सास गरिबाला सिंह को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सूत्रों के अनुसार यह पेशी जांच प्रक्रिया के तहत की गई है, जहां दोनों पक्षों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। विशेष सीबीआई अदालत में हुई इस पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत परिसर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ये मामला पहले से ही चर्चाओं में रहा है और जांच एजेंसियां लगातार तथ्यों को एकत्रित कर रही हैं। कोर्ट में पेशी के बाद अब आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है और सीबीआई इस केस में मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो अदालत ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रक्रिया को तेज करने के संकेत दे दिए हैं। वहीं अजीत डोभाल आजकल रूस के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने मॉस्को सिक्योरिटी फोरम में आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वाले देशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं है। रूस दौरे पर गए डोभाल ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें भी की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद प्रायोजकों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत सुधारों की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में ग्लोबल साउथ देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डोभाल ने पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य व लाल सागर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। वहीं सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर होने के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस्तीफा स्वीकार किया। अब मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तब तक सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है। कांग्रेस सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। वहीं कैबिनेट में बड़े बदलाव की संभावना है और करीब 10 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार खड़गे और सिद्धारमैया के बेटे प्रियांक खड़गे और यतेंद्र को भी नई सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सिद्धारमैया ने 28 मई को बेंगलुरु के लोक भवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ डीके शिव कुमार और कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे रहे। थावरचंद गहलोत के नागदा दौरे पर होने के कारण इस्तीफा उनके स्पेशल सेक्रेटरी को सौंपा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है और विधायक के रूप में काम जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।